सुप्रीम कोर्ट में आज भी हंगामा खेज समाअत हुई जिसमें वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। पनामा अमल दरामद और से उनके मुकालमा हुआ है। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए हैं कि मामला सादा सा है, कह देते ये जायदाद है और ये ज़राए आमदन है, आप कह चुके हैं कि फ्लैट्स हमारे हैं, सबूत भी दे दें। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि वज़ीर आज़म ने कभी अपने हवाले से फ्लैट की मलकियत तस्लीम नहीं की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आपको सुन रहे हैं, वजाहत दे, तस्लीम करेंगे। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले मौजूद हैं, जिसकी जायदाद हो साबित करना पड़ती है। शरीफ खानदान के वकला भी JIT बनाने का सबब बने, JIT की मवाद अहम है। अब वो बताएं कि यार अब पूछ रहे हैं, बता भी दो, ऐसा कहना था जस्टिस अजमत सईद का। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी हंगामा खेज समाअत हुई जिसमें वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। इसी पर बात करेंगे। जस्टिस रिटायर नासिर असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने 24 न्यूज को वक्त दिया। बताइएगा, आज अहम समाअत हुई है, अदालत की जानिब से कहा गया है कि सादा सा मामला है, बता देते ये आमदन है और ये इस तरह कमाए गए हैं पैसे। देखिए मसला, मैं तो जुडिशरी से ताल्लुक रहा है वकालत से 40-50 साल। केस अभी समाअत हो रही है, इसलिए मैं जनरली बात करूंगा, मैं केस के मुतालिक तो कोई बात कर नहीं सकता। लेकिन मैं अपनी पर्सनल एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि जब हम जज बनते हैं, मैं हाई कोर्ट का जज बना था सन 80 में, 1980 में। उस वक्त हमें अपने डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि हमारी क्या प्रॉपर्टीज हैं, हमारे कौन से रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाइयों की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और वो हर साल फिर हमें बताना पड़ता है कि उसमें कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ है। मकसद ये है कि जब एक आदमी जज बनता है तो एक खास पोजीशन में आ जाता है, तो उसके मामलात जो है, खास तौर पे फाइनेंशियल मामलात जो हैं, वो इतने साफ होने चाहिए कि किसी वक्त भी पूछ सके तो वो बता सके कि देखे मैंने ये बताया था कि मेरी ये प्रॉपर्टी थी, मेरे पिछले साल में मेरी ये इनकम हुई है, ये मुझे तनख्वाह मिली है, ये मेरे शेयर्स थे उससे मुझे डिविडेंड मिला है, मेरा एक रिश्तेदार मर गया था उससे मुझे इतने पैसे मिले हैं, ये पैसे मिला के मेरी टोटल इनकम ये हो जाती है, और इस वक्त इतना खर्चा हुआ, इतने पैसे बचे, मैंने इतनी प्रॉपर्टी खरीदी। तो ये एक किस्म की रिकंसिलिएशन होती है और हर एक को करनी पड़ती है, और जज को खास तौर पे करनी पड़ती है, MNAs को करनी पड़ती है, हर एक जो गवर्नमेंट ऑफिस में है उसको तो करनी पड़ती है। तो ये हर सूरत में करनी पड़ेगी। किसी को भी किसी पोजीशन में हो, जब टैक्स लॉज अप्लाई होते हैं तो उसमें अपने आप को दिखाना पड़ता है, और ख़ास तौर पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तो ये ज़रूरी है कि आपने कोई गलत तरीके से कोई दौलत ना कमाई हो। जो भी दौलत कमाई हो किसी वक्त आपसे पूछा जा सकता है, भाई आज आपकी क्या प्रॉपर्टी है। अच्छा ठीक है, आपने 10 साल पहले तो ये बताई थी, अब बताइए इस 10 साल में आपकी क्या इनकम हुई, क्या खर्चे हुए, वो हमको जस्टिफाई करना पड़ता है। जज के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर साल उसे रिटर्न देनी पड़ती है, टैक्स वाले को भी रिटर्न देनी पड़ती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, और किसी को प्रॉब्लम है तो जरूर कोई मुश्किल होगी ना, किसी कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, मेरा तो ख्याल है। जी, जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम साहब, अब हमें यह बताएगा कि आज भी अदालत में मनी ट्रेल पे बहस होती रही और अदालत मनी ट्रेल आज भी ढूंढती रही, और उन्होंने कहा ये इस्तफसार भी किया कि एक कागज़ का टुकड़ा ही है, जो कि अगर ये कागज़ का टुकड़ा अगर दे दिया जाता है अदालत को तो ये केस हल हो जाता है। तो अब तक क्यों इसको डिले किया जा रहा है, वो मनी ट्रेल क्यों नहीं दी जा रही? मुझे ये तो नहीं, तो वो बताएंगे, उनके वकील बताएंगे। मनी ट्रेल तो देखिए बड़ी, अब मेरे पास एक गरीब आदमी है, उसकी अगर मजदूर है, वो कमाता है, उसकी मनी ट्रेल की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, पिछले साल मेरे पास 3 करोड़ था, इस दफा मेरे पास 10 करोड़ हो गया, तो मुझे बताना पड़ेगा टैक्स अथॉरिटीज को, अवाम को बताना पड़ेगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मुझे बताना पड़ेगा कि ये 7 करोड़ मेरे पास कहाँ से आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपका जहन साफ है, आपका माजी साफ है, आपका कैरेक्टर साफ है, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और आपके पास तो इतने टैक्स एडवाइजर्स होते हैं, इतने एडवाइजर्स होते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें मुश्किल क्या है। मनी ट्रेल का मतलब तो ये है कि अगर आज आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो ये पूछते हैं कि ये प्रॉपर्टी बताया आपने कहाँ से एक्वायरी की। तो ट्रेल यानी उसका आप पीछे, जैसे एक जासूस होता है, वो जासूस पीछे पड़ता है कि सूंघता है कि कहाँ से आया, कहाँ से। इसी तरह ये ट्रेल यानी एक वो उसके पीछे पड़ के देखते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए। अगर आप दिखाते हैं आज कि आपके पास 5 करोड़ रुपया है,
तो पूछते हैं 5 करोड़, पिछले साल कितना था? तो उन्होंने कहा जी 10 साल पहले आपका तो 10 लाख रुपए थे। अब आप बताइए पिछले 10 साल में 10 लाख से 10 करोड़ हो गए, आपकी इनकम क्या हुई और आपने खर्चे क्या किए? ये आप इसको फिर अगर आज पूछेंगे तो मनी ट्रेल का मतलब है कि पीछे जाएंगे और पता करेंगे ये रुपये कहाँ से, पैसे, ये प्रॉपर्टी कहाँ से बनी। इसको हम मनी ट्रेल कहते हैं कि पैसा आया कहाँ से। ठीक है, पैसा आया कहाँ से? नासिर साहब ये भी बताइएगा कि अगर मनी ट्रेल नहीं फराहम की जाती कोर्ट को, और कोर्ट इस बारे में मजीद क्या फैसला कर सकती है, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कोर्ट के पास? क्या वज़ीर आज़म की नाअहली को नवश्ता दीवार समझा जाए या फिर कोई और वे है इस केस में? नहीं, उसमें फिर वो एडवर्स इन्फ्लुएंस देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके पास ये पैसे हैं, वो कहते हैं मेरे पैसे हैं, कहना नहीं ये आपके पैसे, आपकी इनकम तो शो नहीं करती, तो फिर ये समझा जाएगा कि ये पैसे जो है आपने इलीगली आपने जमा किए हैं, करप्शन से जमा किए हैं, किसी ऐसे तरीके से आपने पैसे जमा किए हैं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसमें एक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्स इन्फ्रेंस, यानी हम ये इन्फर करेंगे कि भाई ये जो आप नहीं बता सकते, इसका मतलब है ये कहीं इलीगली, कहीं से छुपाया पैसा है वो आया है। इसको हम कहते हैं एडवर्स इन्फ्रेंस, कि आपके खिलाफ हम ये इन्फर करेंगे कि आपके पास ये पैसे हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आज मुझसे पूछा जाए, हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जजेस के लिए कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती, उनके हर साल उन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, उन्हें दिखाना पड़ता है, और हर टैक्स वाले को कि जी पिछले साल मेरी क्या प्रॉपर्टी थी, आज मेरी क्या प्रॉपर्टी। हमें तो ये बताना पड़ता है कि हमारे भाइयों की क्या प्रॉपर्टी है, बीवी की क्या प्रॉपर्टी है, वालिद से मिली है, किसी को मिले, हर एक को, हर टैक्स वाले को बताना पड़ता है। तो अगर आपके जहन साफ है, आपका माजी साफ है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इसमें तो कोई मनी ट्रेल का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अगर मेरे पास आज एक मकान है सर जी, और मकान कोई पूछेगा मकान कहाँ से आया, मुझे मैं आम आदमी हूँ तो मैं बता सकूंगा कि मकान मुझे बाप मेरा मर गया था, मेरे किसी उसने मुझे गिफ्ट किया है, ये डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है जब ज्यादा अमाउंट हो, 50 करोड़ 100 करोड़ हो, और पता ना चल सके कि ये पैसा कहाँ से आया। उसमें फिर कोशिश होती है मनी ट्रेल की कि भाई बताओ ये पैसा कहाँ से। ये एक किस्म की ये जासूसी किस्म की वो एक्सरसाइज है जो करनी पड़ती है कि इसकी बताओ इसकी कहाँ से आया, ये किस जगह से आया। अगर आज आप 10 करोड़ दिखा रहे हैं, भाई 10 साल पहले तो आपके पास 1 करोड़ था, ये 9 करोड़ कहाँ से आया। तो उसमें फिर आज के 10 करोड़ लेके आप पीछे जाते हैं कि 10 करोड़ कहाँ से आए हैं। उसको हम मनी ट्रेल कहते हैं कि इसको पैसे को ट्रेस करो कि ये पैसा कहाँ से आया। नासिर असलम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून हफीजुर रहमान चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, आज कोर्ट ने फिर ये कहा है कि मामला सादा सा है, आप बता दें आमदन के जराए क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट आज भी मनी ट्रेल ढूंढती रही है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट जो बात कर रही है, देखिए जब से नवाज शरीफ फैमिली ये हुकूमत में आए हैं, इनको साबित करना है कि इससे पहले जब हुकूमत के आने से पहले इनके पास क्या प्रॉपर्टीज थी, क्या इनके पास सरमाया था, और उसके बाद जो इन्होंने आज तक पैसा कमाया है, जो इनकी प्रॉपर्टी साबित हुई है। पहले तो ये फ्लैट्स का बिल्कुल डिनाई करते रहे कि ये ओनरशिप ही इनकी नहीं है। अब जब ये साबित हो गया है कि ये ओनरशिप इन्हीं की है और इन्हीं की मिल्कियत है, तो अब इनको साबित करना है कि ये जो इन्होंने प्रॉपर्टीज परचेज की थी, ये बिल्कुल एक जायज पैसा लीगल तरीके से हमने कमाया और लीगल तरीके से इसको वहां पे हमने भिजवाया। लेकिन आज तक ये इस चीज को साबित करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और JIT रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह आ गई कि जितने डॉक्यूमेंट इन्होंने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट उधर दिए हैं, सबके सब फेक निकले हैं। उसमें जितनी इन्होंने बातें की सब झूठी साबित हो गई हैं। तो असेंबली के अंदर जो इन्होंने स्टेटमेंट दी वो भी झूठी साबित हो गई हैं। तो अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। और इसके अलावा जो बाकी इसहाक डार साहब और इनके बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, जो इनकी JIT की रिपोर्ट है। तो अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यही इसी बात का वो है कि अगर अभी भी कोई उनके पास डॉक्यूमेंट है तो ये उनको और मौका दे रही है। अदरवाइज तो JIT की रिपोर्ट के सामने जो भी इनके पास एविडेंस थी उनको देनी चाहिए थी। अगर नहीं दी तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि इनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। और सारा जो इन्होंने स्टोरी एक बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट को या असेंबली में, जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी हमारे पास दस्तावेजात हैं, हमारे पास सबूत हैं, वो सबूत कोई दस्तावेज पेश करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। और JIT सामने
बिल्कुल अया हो गई है ये बात कि ये सारी एक फेक इन्होंने एक दास्तान बनाई थी, कतरी शहजादे वाली भी, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाए थे, इनको ये तसव्वुर में ही नहीं था कि इतनी डिटेल से JIT इसकी इंक्वायरी करेगी और इतना बारीक बीनी से इसको देखा जाएगा। इन्होंने समझा था कि बस एक हम डॉक्यूमेंट कतरी शहजादे का बना के दे देंगे और हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट इसको मान लेगी और ये हमारा केस जो है दाखिल दफ्तर हो जाएगा। इनको ये तवक्को नहीं थी कि इतनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी है हमारी। उस वक्त या इनके ज़हन में था कि शायद हम JIT को बिल्कुल मैनेज कर लेंगे किसी तरह से, लेकिन JIT के मेंबरान को मुबारकबाद पेश करते और कौम पे उनका एहसान मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल बगैर किसी दबाव के बिल्कुल फेयर तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन की और कोर्ट के सामने रखती है। अब क्योंकि ये JIT जो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से जो उसके नुमाइंदगान मुकर्रर किए गए थे और उनकी दयानतदारी पे सुप्रीम कोर्ट को भी यकीन है और उनकी एविडेंस को जो उन्होंने कलेक्ट की है उसको बिलीव करके इनको करार वाकई सजा देनी चाहिए और जो इन्होंने कौम का पैसा लूटा है और लूट के बाहर ले गए हैं वो सारा के सारा पैसा वापस आना चाहिए। हम ये समझते हैं कि कोर्ट इनको इब्तदाई तौर पे नवाज शरीफ को नाअहल करार देगी क्योंकि सादिक और अमीन नहीं रहे थे, और इसके अलावा शहबाज शरीफ और बाकी जो दीगर फैमिली मेंबर्स हैं उनके खिलाफ भी ये नैब में ये इंक्वायरी चलेगी और उसके बाद इनका बाकायदा ट्रायल होगा और हम समझते हैं कि इनको जो कानून के मुताबिक है वो सजा होगी। और जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाली दस्तावेजात दिए हैं JIT के सामने दिए हैं उसके ऊपर भी फौरन सुप्रीम कोर्ट FIR लॉन्च करवा सकती है और उनको उसकी भी सजा दे सकती है। ठीक है, हफीजुर रहमान साहब साथ ही रहेगा। सैयद कायद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सैयद कायद साहब, अगर आप मौजूद हमारे मेहमान के साथ कोई गुफ्तगू करना चाहे, कोई सवालात करना चाहे इस टॉपिक पर। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। सैयद कायद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम साहब भी, और हमारे साथ कानून माहिरीन मौजूद हैं, कानूनदान मौजूद हैं, हफीजुर रहमान साहब भी। अगर आप कोई सवाल करना चाहें इनसे तो। मैं हबीबुर रहमान साहब, मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि अब तो एक बात है जो आज बड़ी ज़ोर डिस्कस हो रही है और कौम भी इसी को देख रही है, मगर लीगल तो जो पोजीशन है वो ये है कि एक जज साहब ने ये भी कहा है कि हम ये फैसला करेंगे कि हम इसको भेज दें, क्या रेफरेंस के लिए भेज दें या क्या करें। अब सवाल ये है कि कौम ये सोच रही है, मैं पब्लिक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि अगर आपने नैब में भेजना है तो फिर यहीं से फारग कर देते हैं। नैब में तो कमर जमान साहब बैठे हुए हैं, FIA में ये केस पिछले 2 दहाइयों से पड़े हुए हैं, तो फिर अगर नीचे ट्रायल कोर्ट में भेजना है तो फिर यहीं पर इन्हें माफी तलाफी कर लें। एक राय है, आप इसको कैसे देखते हैं? हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही, शायद ये मुझे नहीं आ रही। ठीक है, कायद साहब आपकी आवाज शायद नहीं जा रही है हफीजुर रहमान साहब को। जी सईद काजी साहब, आप हमारे साथ ही हैं और आपकी आवाज हफीजुर रहमान तक बिल्कुल पहुंच रही है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। नहीं, मैंने सवाल तो किया है उनसे, मगर शायद वो मेरी आवाज नहीं पहुंची, मगर उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही। नहीं सर, आप बोल सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे, उनकी आवाज बिल्कुल आप तक पहुंच रही है। हेलो, शुरू की आवाज मुझे नहीं आई, बाद में ठीक है। साहब, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ, लेकिन मैं आई कैन नॉट हियर देम। ठीक है, कैसा आपसे सवाल करना चाहेंगे। आज एक अहम समाअत हुई है और यही कहा गया है कोर्ट की जानिब से कि 1 साल हो गया है, मनी ट्रेल ढूंढी जा रही है और आज भी वही मामला सामने आया, मनी ट्रेल ही नहीं मिली, मनी ट्रेल पर ही बहस रही। देखिए, मनी ट्रेल तो है नहीं, और जो मनी ट्रेल है वो अगर सामने आ जाए तो फिर और मुसीबत पड़ जाएगी, 4 पर्चे और हो जाएंगे। अब तक जो बाजुल नजर में हमें नजर आता है वो ये नजर, हम आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ें और पैसे अगले दिन जो है सेफ हेवन में चले जाएं। देयर एग्जिस्ट अ रियल मनी ट्रेल। अब वो मनी ट्रेल लीगल है तो वो दिखाई जा सकती है, इलीगल है तो वो मौत है। ये इशू है। मगर अब सवाल सिर्फ ये है जो मैं पूछ रहा हूं वो ये कि क्या जिस तरह पहले 2 फाजिल जज साहबान ने डिसक्वालिफिकेशन की है, अब होती है, या हम इसे या जज साहबान इसे जो उनका इख्तियार है आगे भेज देते हैं, और अगर आगे भेज देते हैं तो यही कोर्ट कह चुकी है कि ये तो इदारे खत्म हो चुके हैं, फारिग हो चुके हैं, जहां आपने ट्रायल के लिए ये रेफरेंस भेजना है नैब, तो नैब क्या करेगी? यही मेरा सवाल है। अगर जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब मौजूद हैं उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, सैयद काजी साहब आपके सवाल को हम आगे लेके चलेंगे। जस्टिस नासिर साहब आपसे जानना चाहेंगे, सैयद काजी साहब पूछ रहे हैं कि रेफरेंसेस भिजवा देने चाहिए, जजेस मौजूद जजेस की जानिब से ये कहा गया है कि रेफरेंसेस आगे भेज देने चाहिए, तो ट्रायल्स तो ऑलरेडी चल रहे हैं, मामला यहाँ रफा दफा कर देना चाहिए क्या? मेरी बात तो सुन ले, ऐसा ही मसला एक आया था, जिल्ला साहब होते थे एक जमाने में चीफ जस्टिस साहब,
और मैं, हम दोनों वहाँ सुप्रीम कोर्ट में थे और एक मसला ऐसा ही आया था और कुछ 30 साल गुजरने के बाद हमारे पास आया। जब हमारे पास आया सुप्रीम कोर्ट में तो सवाल पैदा ये हुआ कि हमने कहा ये गलत हुआ है, इस के साथ ज्यादती हुई है, तो अब यही था कि इसको वापस भेज दिया जाए। फिर हम दोनों ने ये फैसला किया कि अब 30 साल बाद अगर वापस भेजेंगे तो इस बेचारे जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको फिर 10-15 साल लग जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जनरली तो नहीं एविडेंस रिकॉर्ड करता, जनरली तो इस किस्म की हियरिंग वो कहता है कि वो ट्रायल कोर्ट ही करेगा, लेकिन हमने उसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और ये कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हमने कहा नहीं, हम फैसला करेंगे। हमने एविडेंस रिकॉर्ड की सुप्रीम कोर्ट में और हमने वहां फैसला किया, क्योंकि हमने सोचा कि 30 साल बाद तो बेचारा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और इसके साथ ज्यादती हुई है, इसको सुना नहीं गया, इसको नोटिस नहीं गया, अब अगर हम इसे दोबारा भेजते हैं तो 30 साल इसके और लग जाएंगे। इसलिए हमने आउट ऑफ द वे जाके, ये हमारा इख्तियार था, हमने कहा नहीं, हम एविडेंस सुनेंगे। हमने एविडेंस रिकॉर्ड की और फैसला दिया। मुझे याद नहीं हमने क्या फैसला दिया। तो ये हर मसले में देखना पड़ता है, अगर बहुत ज्यादती हो रही है, ग्रेव इनजस्टिस हो रहा है, बहुत ही ज्यादती हो रही है, कानून की पासदारी नहीं हो रही है, तो कोर्ट चाहे तो वो खुद ही फैसला कर सकती है, खुद ही एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है एट एनी स्टेज। जरूरी नहीं है इसको वापस भेजा जाए। और बहुत ज्यादती हुई, 10 साल 15 साल 20 साल गुजरे, बहुत लोगों के साथ ज्यादती हुई है, तो भाई आप खुद फैसला करें, क्यों उसको भेजते हैं, फिर वो 30 साल लगा के आएगा। मैं देख रहा था एक और फाजिल वकील साहब आए हुए थे, वो कहते हैं जी 18वीं तरमीम के बाद जो है यहीं से डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। अब अगर नहीं हो सकती तो जो दो फाजिल जजों ने डिस्क्वालिफिकेशन कर रखी है, क्या वो गलत की गई थी? अगर उन्होंने की है तो इसका मतलब है ये भी 3 कर सकते हैं अगर करना चाहें। और जैसे आप कह रहे हैं जस्टिस जुल्ला साहब के साथ बैठ के आपने ये फैसला किया है, तो इस पर क्यों ज्यादा जो है वो शोर हो रहा है जस्टिस साहब? नहीं देखे ना, ये तो मैं तो अब नहीं, मैं तो रिटायर हुए भी 17 साल हो गए। मैं तो ऐसी जगह हूँ जहाँ मेरे इख्तियार ही नहीं है कि मैं कोई इस किस्म का कमेंट करूँ, क्योंकि केस वहाँ पेंडिंग है। लेकिन मैं कहूँगा कि कोर्ट को खास तौर पे इस्लामी, जिसमें खास तौर पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसमें अदल का जो है बहुत बड़ा तराजू जो है, एक बेसिक उसका वो है स्ट्रक्चर है इस्लाम का, उसमें अगर आप समझते हैं कि एक आदमी के साथ बहुत ज्यादती हुई है, 30 साल बाद वो मेरे पास पहुंचा है, तो क्या उसे कहते हैं भाई तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हें सुना नहीं गया, तुम वापस जाओ, तुम्हें अब सुना जाएगा। अरे भाई वो जो सुना जाएगा तो 30 साल उसके और लग जाएंगे। क्यों ना आप टाइम निकालें, आप 2 बजे उठते हैं, 4 बजे उठें, 6 बजे उठें, 8 बजे उठें, देर तक काम करें, एविडेंस रिकॉर्ड करके उसके ऊपर वहीं फैसला करें। आपको इख्तियार है, करना चाहिए। बहुत ज्यादती हो जिसे कहते हैं ग्रेव इनजस्टिस, और खास तौर पर मैं फिर बार बार कहूंगा, हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में हैं। इस्लाम को तो आपने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कुरान को आपने ताक में रख दिया कि भैया को मर गया या शादी हो उस वक्त तो आपने कुरान उठा लिया, बाकी कुरान का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो अदल पे बेस्ड है, इंसाफ पे बेस्ड है। अगर यहाँ इंसाफ नहीं होगा तो फिर आप हटा देना, इस्लामिक रिपब्लिक ना कहें, आप कहें जी पाकिस्तान है, जैसे इंडिया है उसी तरह आप बना दें, एक सेक्युलर स्टेट बना दें उसको। जी, एहसन भोन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, अगर मुझे सुन पा रहे हो। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, एहसन भोन साहब, अब अगर 2 बातें सामने आ गई हैं और आज जो अदलिया है उन्होंने ये कहा भी है कि हम फैसला करेंगे कि यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं या ट्रायल कोर्ट में या नीचे भेजते हैं या रेफरेंस भेजते हैं। अच्छा, अब रेफरेंस भेजने के हवाले से जो खुद सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स वतन अजीज़ के इदारों के ज़िम्मन में आते रहे, OFIA हो या नैब हो, तो रेफरेंस भेजने से तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून यही समझेगी अपने तई कि फिर वो 2 उंगलियां उठा देंगे, फतह के इशारे या मिठाइयाँ तकसीम होंगी। और फिर हम जानते ही हैं नैब जितनी माशाल्लाह ट्रांसपेरेंटली काम करती रही है, इस बारे में तो फाजिल जज साहिबान के अपने रिमार्क्स भी मौजूद हैं। एहसन भोन साहब, मैं ये समझता हूँ, बड़ी अदब से ये गुजारिश करूंगा इस ऑब्जर्वेशन पे, ये पूरी कौम की, पूरे मुल्क की एग्नी को परपेचुएट करना होगा अगर कोई ऐसा अमल करना हुआ तो। इसलिए कि पहले ही आप देखें, दिसंबर से पहले का ये मामला चला हुआ है। दिसंबर में जनाब जमाली साहब ने जाने से पहले इस पे नोटिस लिया, इसको टेक अप किया, फिर पूरा 6 महीने हो गए हैं। लिटिगेंट पब्लिक वो जो है वो अपने इंसाफ के लिए तरस रही है। पूरा मुल्क, कौम जो है एक आस उम्मीद में है
अगर यही कुछ ये रेफरेंस भेजने होते या दूसरा करना होता तो इसके लिए पहले दिन ही ये हो जाना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि जब जैसे नासिर असलम जाहिद साहब समझते हैं 184(3) के साथ 187 मौजूद है, और उसके बाद जब रेफरेंस ही भेजना होता तो JIT बनाने की जरूरत नहीं थी। जब JIT इज ए नॉमिनी, इज सॉर्ट ऑफ ए कमीशन विच इज एक्सटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपने जो उन्होंने कहा कि हम एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो इख्तियारात दे के उन्होंने JIT को नॉमिनेट किया। नॉमिनेट करने के बाद JIT सारे प्रूफ लेके वो सामने आ गई। उन्होंने कहा ये सब कुछ इन्होंने छिपाया हुआ है, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने ये एसेट्स जो हैं ये बियॉन्ड देयर मीन्स हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी अदर चांस। अगर ये चांस होगा तो ये मैं समझता हूँ कि ये कौम के साथ बड़ी ज्यादती होगी, अदलिया के वकार के साथ बड़ी ज्यादती होगी। अदलिया के वकार को मेंटेन करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यहां ही फैसला देना होगा। इसलिए मैं हेलो जी आवाज आ रही है आपकी रहमान जी और इसलिए मैं ये समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल यहां ही देन एंड देयर फैसला देना होगा, जो हतमी नौइयत का हो। ये नहीं कि टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे, फनी बुनियादों पे आप पूरे मुल्क को स्टॉल करके, पूरे मुल्क का कौम, पूरे मुल्क का मीडिया आप सारा कुछ करके तो उसके बाद आप कहें कि जी अदरवाइज। मैं ये समझता हूं कि ये कौम के साथ भी ज्यादती होगी। इसलिए मेरी ये तवक्को है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। बहुत शुक्रिया जस्टिस नासिर असलम साहब, हफीजुर रहमान साहब और एहसन भवन साहब और सईद काजी साहब आपका।